Hello guys, welcome back in my YouTube channel. Firstly, I should introduce myself. This is Nitesh. I am pursuing my BTech from Jawaharlal Nehru University. I have some interest in economics, so and I have much experience in economics. So I want to revise some topics of economics. It may be beneficial for you. You can say this is crash course of economics for UPSC. Firstly, today's topic is inflation. You know, you have heard about inflation. We will keep of it in Hindi language. सुना होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है कीमतों का बढ़ जाना। ठीक है, सब लोग ये बोलते हैं कि कीमतों का बढ़ जाना ही इन्फ्लेशन है। ऐसा नहीं है। कीमतों का बढ़ जाना ही इन्फ्लेशन नहीं है। मतलब ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए आवश्यक है, जो नेसेसिटी क्रिएट करती है, उनकी कीमतों का बढ़ जाना इन्फ्लेशन है। नॉट सभी, मतलब किसी का भी जो भी लग्जरी फूड है, लग्जरी आइटम है, उनकी प्राइस बढ़ जाना इन्फ्लेशन है। ये सब नहीं होता। ठीक है, ये इन्फ्लेशन है। तो मतलब ये सब चीज दी गई है, तो इसका मेजरमेंट का भी कोई तरीका होगा। तो इसका मेजरमेंट के तरीके हैं, तीन टाइप्स हम देखेंगे इसमें। पहला है पीपीआई। पीपीआई क्या होता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक। दूसरा है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक थोक मूल्य सूचकांक। तीसरा है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कीमत सूचकांक का प्रयोग करने से मुद्रास्फीति की गणना करना आसान हो जाता है। वस्तुओं की कीमतों को कीमत सूचकांक में बदलने के लिए सामान्यतः हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला तुम राइट डाउन कर सकते हो, P1 अपॉन P नॉट इंटू 100। ये फॉर्मूला है, जहाँ P1 क्या है? P1 है एक चालू प्राइस, मतलब चालू मूल्य, करंट प्राइस बोल सकते हैं। और P नोट है बेसिक प्राइस, बेस प्राइस, आधार मूल्य हो सकते हैं। और ये तो सब मतलब एक मेजरमेंट तरीका है, मतलब और भी कंट्रीज में भी ये सब इसके मेजर करते हैं। अब इंडिया में कौन सा तरीका हम अच्छा मानते हैं इस चीज को मेजर करने के लिए? इंडिया में दो तरीके से मेजर किया जाता है, मतलब एक तो पहले किया जाता था और अभी किया जाता है, उसके बारे में बताऊं। पहले कौन दो तरीके हैं, एक तो है डब्ल्यूपीआई, एक है सीपीआई। तो डब्ल्यूपीआई कौन सा था? होलसेल प्राइस इंडेक्स। और सेकंड कौन सा है? सीपीआई। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई 2011-12 में इसकी बेस प्राइस कितनी रखी गई थी? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर ने मतलब ये सब बेस प्राइस सब फिक्स की थी, तो 100 रखा गया था। और सीपीआई अभी मतलब जो भी नया बजट वगैरह सब होता है, उनमें इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम सीपीआई का यूज करते हैं। तो ये कहाँ होती है सीपीआई? मतलब ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में, मतलब इन सबको मेजर किया जाता है। तो एक तो मतलब सीपीआई में भी तीन पार्ट हो जाएंगे, एक तो सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, और है सीपीआई सी। सीपीआई सी का मतलब होता है कंबाइंड, मतलब रूरल और अर्बन दोनों को कंबाइंड करके हम इन्फ्लेशन फाइंड करते हैं। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के संदर्भ में किसी भी निर्णय के लिए सीपीआई सी को ध्यान में रखा जाता है। अब क्या सीपीआई
कि उसमें भी सीपीआई सी मतलब कंबाइंड दोनों को, अर्बन और रूरल दोनों को करने के लिए सीपीआई सी का यूज किया जाता है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों में से सीपीआई को निम्न दो कारणों से अधिक बेहतर माना जाता है। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है ये वाला कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में से कौन सही है। तो एज फॉर योर इंफॉर्मेशन, सीपीआई अच्छा माना जाता है डब्ल्यूपीआई की तुलना में। डब्ल्यूपीआई के निर्माण में अब क्यों माना जाता है, इसका भी रीजन है। डब्ल्यूपीआई के निर्माण में थोक स्तर की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, डब्ल्यूपीआई के निर्माण में, जबकि उपभोक्ता रिटेल कीमतों से जुड़े होते हैं। होलसेल को उसमें माना जाता है कि डब्ल्यूपीआई में, लेकिन वो कस्टमर वगैरह होते हैं वो रिटेल प्राइस से जुड़े होते हैं। मतलब रिटेल प्राइस तुम देखो, खुदरा मूल्य, किसी चीज पे खुदरा मूल्य वगैरह सब लिखा होता है, तो कस्टमर वगैरह होते हैं तो इसी से जुड़े होते हैं। ये समस्या सीपीआई द्वारा दूर की जाती है क्योंकि सीपीआई में रिटेल कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। मतलब डब्ल्यूपीआई में हम क्या नाम है रिटेल प्राइस को हम ध्यान में नहीं रखते, लेकिन सीपीआई में हम रिटेल प्राइस को ध्यान में रखते हैं। सीपीआई में मतलब सीपीआई में रिटेल प्राइस से ही हम उसको फाइंड करते हैं। डब्ल्यूपीआई के निर्माण में सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि लगभग सभी लोगों के जीवन में सेवाओं की भूमिका किसी न किसी रूप में होती है। क्योंकि सीपीआई सेवाओं को सम्मिलित करता है, इसलिए वह सीपीआई की वो डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई अच्छा माना जाता है, बेहतर माना जाता है। अभी मतलब इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में एक वो भी चल रहा है पॉइंट टू पॉइंट मेथड। मतलब जैसे पॉइंट टू पॉइंट मेथड क्या होता है कि इन्फ्लेशन कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब एक बैक ईयर होता है, एक करंट ईयर होता है। तो करंट ईयर का जैसे जनवरी 2022 है और जनवरी 2021 है, उससे मेजर किया जाएगा। मतलब कि 1 जनवरी को क्या था उसका प्राइस, और 1 जनवरी 2021 को क्या था प्राइस, और 1 जनवरी 2022 को क्या प्राइस था उसका। तो ये दोनों को कंपेयर किया जाता है, इससे हम निकालते हैं। तो भारत में मुद्रास्फीति की दर निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब मैंने बताया वो पॉइंट टू पॉइंट मेथड है। इस विधि के अंतर्गत यदि अगस्त 2022 के लिए मुद्रास्फीति की दर निकालनी हो तो अगस्त 2022 के सीपीआई डब्ल्यूपीआई की मूल्य की तुलना में अगस्त 2021 सीपीआई डब्ल्यूपीआई की तुलना के साथ ही की जाएगी। प्रतिशत परिवर्तन निकाला जाता है। अब जैसे निकालते हैं तो पॉइंट में आता है, तो हम परसेंट में निकालेंगे। परसेंट में निकालना तो हम उससे ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो हम उससे ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि किसी में 100 से 120 हुआ तो कितना बढ़ोतरी हुआ, 20% का बढ़ोतरी हुआ ना। और जैसे अगर पॉइंट में निकालेंगे तो 0.6, और अगर बढ़ोतरी हुई तो 1.5, तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब हम इसको परसेंटेज में फाइंड करते हैं। तो ये था पॉइंट टू पॉइंट मेथड, ठीक है। और जैसे क्या नाम है दोनों का डिफरेंस देखा जाता है, और अपॉन में कौन सा वो कौन सा ईयर रखा जाता है, पास्ट ईयर रखा जाता है, और इंटू 100 से कर देते हैं। ऐसे हम वो निकाल लेंगे। अब एक और है बेस इफेक्ट, आधार प्रभाव। कई बार मुद्रास्फीति की दर अस्वाभाविक रूप से अत्यधिक ऊंची या कम दिखाई देती है, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं होती। कई बार हमें मतलब क्या होता है कि जैसे कैसे दिखाई देती है, हम कैसे मतलब हम फाइंड करते हैं कैसे कि लास्ट ईयर टू करंट ईयर, ठीक है, ऐसा फाइंड करते हैं। लेकिन जैसे हम कई बार देखते हैं कि 2019 में तो इतना सस्ता था, 2021 में इतना महंगा हो गया। लेकिन हम फाइंड कैसे करते हैं, 2020 से करते हैं मतलब इन्फ्लेशन। तो हमें ये देखना होगा कि कितना 2020 से 21 में कितना बढ़ा है, मतलब उसकी तुलना में 2019 से 2020 की तुलना में। तो कई बार हम ऐसा सोचने लग जाते हैं, इस वजह से वो ऊंची या कम दिखाई देने लगती है, जबकि वस्तु स्थिति ऐसा नहीं है। इसका कारण एक गणितीय प्रभाव होता है, इसे आधार प्रभाव कहा जाता है। ये आधार प्रभाव उन वस्तुओं पर मुख्य रूप से उत्पन्न होता है जिनकी कीमतें फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। फ्लक्चुएट मतलब बढ़ती या गिरती रहती है। दो प्रकार मतलब भारतीय संदर्भ में इसे दो प्रकार की वस्तुएं होती है, इस प्रकृति को प्रदर्शित करती है। पहली कौन सी है, खाद्य वस्तुएं, जो हमें कंज्यूम करते हैं, ये सब वस्तुएं, जैसे कि फल, सब्जियां, दालें आदि। और सेकंड कौन सी होती है, एनर्जी, जो एनर्जी प्रोवाइड करवाए, मतलब कैसी वस्तुएं एनर्जी से रिलेटेड होती है, जैसे कच्चा माल वगैरह सब जो भी चीज होती है, तो उसको बनाने के लिए कच्चा माल मानेंगे, चाहिए कच्चा तेल, सॉरी।
कच्चा तेल। अगला आता है कोर इन्फ्लेशन वर्सेस हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या है, आधार प्रभाव को समाप्त करने के लिए खाद्य वस्तुओं और ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं को मुद्रास्फीति की गणना से हटा लिया जाता है। इस प्रकार निकाली गई मुद्रास्फीति को कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसे अंडरलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। उपयुक्त के विपरीत हेडलाइन इन्फ्लेशन के मामले में इन वस्तुओं को नहीं हटाया जा सकता। सामान्यतः जनता के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन के लिए आंकड़े जारी किए जाते हैं। अब होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन वर्सेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यदि मुद्रास्फीति के बढ़ने का मुख्य कारण समग्र मांग में अधिकता है, एग्रीगेट डिमांड, याद आ रहा है कुछ? एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन सी चीज यूज करते हैं हम? जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सी कंज्यूम मतलब कितना कंज्यूम किया, और एक्स एक्सपोर्ट, आई इंपोर्ट, ये सब यूज करते हैं। तो इस मुद्रास्फीति को एक चित्र के माध्यम से दिखाया जा सकता है। चित्र तो एक्स वाई, इसके लिए ग्राफ ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यदि मुद्रास्फीति के बढ़ने का कारण उत्पादन की लागतों को बढ़ाना, सप्लाई बोटलनेक्स, आपूर्ति संबंधी बाधाएं आदि होती है, इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। चित्र के माध्यम से इसे दिखाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा होगा ग्राफ? प्राइस लेवल होगा, ये जीडीपी होगा, तो ये वाला ग्राफ होगा इसमें, ये वाला। अब है अगला है ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। इस संदर्भ में दो बातें मुख्य है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन से सीधे संबंध होता है। ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर ग्रोथ बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का बढ़ने का मतलब, अगर मान लो किसी चीज में टैक्स वगैरह लग रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, टैक्स टैक्स लगेगा, टैक्स बढ़ेगा, टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है अगर टैक्स वगैरह बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में भी संबंध होता है। अगर कीमतें बढ़ी, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना, अगर कीमतें बढ़ गई तो लोग काम करना क्यों पसंद करेंगे भाई? काम करना पसंद नहीं करेंगे लोग। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उस चीज से, मतलब कीमतें बढ़ गई तो लोग खरीदना मतलब कहाँ से खरीदेंगे। और अगर खरीदे, मान लो अगर लोग बेचना चाह रहे हैं, तो अगर कीमत बढ़ रही है तो लोग उन चीजों में वो करने लगेंगे, कहते हैं मतलब कम खरीदेंगे लोग। तो उससे क्या होता है कि जैसे कोई दुकान का एग्जांपल है, तो दुकान पे मान लो कि ग्राहक वगैरह कम आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जैसे उन्होंने पहले 4 वो लगा रखे थे नौकर, तो उनमें से 2 कम कर देंगे, 2 का ही जरूरत पड़ेगा क्योंकि ग्राहक वगैरह कम आ रहे हैं। पॉलिसी ऑफ आईटी इन इंडिया। आईटी मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसे सबसे पहले न्यूजीलैंड में लागू किया गया था, इसको पॉलिसी ऑफ आईटी इन इंडिया, इसे न्यूजीलैंड में लागू किया गया था। भारत के द्वारा इसे 2016-17 में लागू किया गया था। ये 2 प्रकार की होती है, फ्लेक्सिबल आईटी, मुद्रास्फीति की दर को लक्ष्य बनाया जाता है। इन्फ्लेशन आईटी में मुद्रास्फीति की दर होती है ना, रेट होती है, इन्फ्लेशन रेट होती है, उसी को टारगेट किया जाता है। और फ्लेक्सिबल में क्या होता है, मुद्रास्फीति की दर एक दायरे में रखा जाता है। भारत में फ्लेक्सिबल आईटी लागू किया जाता है। भारत की मुद्रास्फीति में ध्यान होगा +-2%, पता होगा कि दर लक्ष्य बनाया जाता है। इस लक्ष्य को निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आया गया था, आरएएस में आया था ये वाला क्वेश्चन। उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति का उत्तरदायित्व 6 सदस्यों आरबीआई 3 और जीओआई 3 एक समिति का होता है, जिसे एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। इसका पदेन सभापति आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक है। डब्ल्यूपीसी बहुमत के आधार पर रिजर्व बैंक को रेपो दर के बारे में सुझाव देती है, जिसे लागू करना होता है। आईटी में सीपीआई सी को नॉमिनल
के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब इन्फ्लेशन के बारे में कुछ अन्य बात भी है। मुद्रास्फीति से निम्न लोगों को लाभ मिलता है। क्या किन 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 लोगों को मिलता है? व्यापारी और उद्योगपति वर्ग, ठीक है। लेनदार, ऋणकर्ता, कर्जदार, तो समझ रहे होंगे सब चीजों को। तो बॉन्ड, जो बॉन्ड गेन करता है उन सबको मिलता है। नियोक्ता, मुद्रास्फीति के निम्न लोगों को नुकसान होता है। नियुक्ति, वेतनभोगी वर्ग, स्थिर आय वाले लोग, लेनदार और बॉन्ड होल्डर्स बचत करते हैं। ये था इन्फ्लेशन वाला चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू स्टॉप